गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम लोग 20 अप्रैल का हम लोग करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। बिना किसी समय वेस्ट किए हुए हम लोग आज का जो डेली एमसीक्यू है, करंट अफेयर्स वेस्ट होगा, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस इज विजिटिंग टू विच कंट्री। अगर आप आज का न्यूज़पेपर देखे होंगे तो आप देखे होंगे कि जो अमेरिकन उपराष्ट्रपति हैं जेडी वेंस, वो इंडिया आज दौरे पर आए हैं। और यहाँ मेनली जो है आपका ट्रेड रिलेटेड, व्यापार से संबंधित और डिफेंस, आपका रक्षा संबंधित बातें होंगी और टेक्निकल टाइज के बारे में बात होगा। तो आपको दो तीन चीज इसमें आपको ध्यान रखना। एक तो कभी कभी पीसीएस में नेम पूछ लेता है, तो जेडी विंस आप नाम याद रखिएगा, इंडिया ये आपको याद रह जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन है इंडियन मानसून रेनफॉल। तो ये इसमें ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट आपके प्रीलिम्स के लिए नहीं है, सिर्फ ये करंट में दिया हुआ, तो ये हम सिर्फ कवर कर लिए हैं। इस बार का मानसून जो है आपका लॉन्ग टाइम जो एवरेज है उससे हाइयर आएगा, यानी मानसून इस बार अच्छे आने की संभावना। इससे ज्यादा आपको इसमें ध्यान रखने का जरूरत नहीं है। आगे हम लोग इकोनॉमिक्स में किसी अन्य टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि मानसून का किस तरीके से प्रभाव होता है अगर जो गुड्स के प्रोडक्शन पे और इन्फ्लेशन वगैरह पे। तो जस्ट ये इंफॉर्मेटिव भी है, इसका आपको प्रीलिम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। ठीक है। हु बाय द नेम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनसली बिल्ड सैटेलाइट। तो कह रहा है कि भारत कौन सा सैटेलाइट जो है खुद से बनाया गया था, तो ये आपको पता होगा। ठीक है, आर्यभट्ट फर्स्ट सैटेलाइट था जो इंडिया खुद से बनाया था। तो इसमें आपको ध्यान, नाम तो आपको ध्यान रहेगा ही, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ईयर याद रखना, क्योंकि पीसीएस में जो है आपको ये फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछते हैं। तो आपको फर्स्ट है, इसलिए आपको याद रखना है 1975 में फर्स्ट जो है आपका आर्यभट्ट सैटेलाइट जो है लॉन्च हुआ था। ठीक है, थैंक यू। आपका अगला क्वेश्चन है, डीपीएस फ्लेमिंगो लेक इन महाराष्ट्र वाज रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज व्हाट। ठीक है, ये कह रहा है डीपीएस फ्लेमिंगो लेक जो है महाराष्ट्र में जो है, एक तो आपको ध्यान रखना है कि डीपीएस फ्लेमिंगो लेक जो है किस स्टेट में है, तो अब वो आप ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र। सेकंड आपको ध्यान रखना कि किस रूप में डिक्लेयर किया गया, तो ये आपको ध्यान रखना है कंजर्वेशन रिजर्व। अगर आपको समझने के लिए ये ध्यान रखना चाहिए कि कंजर्वेशन रिजर्व होता क्या है। देखिए, कंजर्वेशन रिजर्व वो होता है कि सपोज किया जाए कि दो आपका नेशनल पार्क है, सपोज कि एक नेशनल पार्क है और ये दूसरा नेशनल पार्क है, तो इसके बीच का आपको जगह हो सकता है। ठीक है, या फिर एक बफर जोन के रूप में कहीं कहीं पड़ेगा। सपोज किया जाए कि इसलिए रखा जाता है, सपोज कीजिए कि दो बहुत नजदीक में नेशनल पार्क है, या तो नेशनल पार्क हो सकता है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके का बीच में आपका अगर खाली जगह है, तो जो उसमें वाइल्ड एनिमल्स हैं, जो उसमें एनिमल्स हैं, वो फ्रीली एक जगह से दूसरे जगह जो है जा सकते हैं, क्योंकि उनका हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन नहीं हो। यानी कि एक जगह से, अब ऐसा तो है नहीं कि बांध के है, तो एक जगह से दूसरे जगह मतलब मूवमेंट कर सके, ताकि इनको अधिक जो है आप कह सकते हैं चारा कह सकते हैं या उनका फूड कह सकते हैं इजीली मिले, तो इसके लिए ये चीज किया गया। ठीक है, तो या तो दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच में अगर दूरी कवर रहता है तब इसको किया जाता है। दूसरा, कभी कभी क्या होता है, सपोज किया जाए कि ये फॉरेस्ट है। ठीक है, अब फॉरेस्ट के जस्ट नजदीक बहुत बार रैयती जमीन रहेगा। रैयती मतलब कहने का मीनिंग है कि प्राइवेट लैंड होता है। तो उस समय क्या होता है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के हिसाब से ये बनाया गया कि सर्टेन एरिया जो है डिफाइंड होता है, उस एरिया को आपका कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया जाता है, ताकि इस एरिया में सर्टेन एक्टिविटी जो है उनको बैन होता है, मतलब। ठीक है, उसके बारे में तो डिटेल हम अगर उसको बताएंगे तो जानेंगे, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि कंजर्वेशन रिजर्व होता है और एक कम्युनिटी रिजर्व होता है। ठीक है, तो दोनों में सर्टेन जो है आपका ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ होता है, लेकिन आपका जैसे नॉर्मल जो जगह है उस तरीके से आपको यहाँ पर परमिशन नहीं मिलेगा। क्या क्या अलाउ होता है, क्या क्या नहीं अलाउ होता है, उतना अभी आपको जरूरत नहीं है। यूपीएससी में जो है ये सिलेबस में रहता है, बीपीएससी में उस तरीके का सिलेबस में नहीं है, तो इसको डिटेल्स में, हाँ, लेकिन बेसिक जितना है वो हम आपको बता दिए। या तो बफर जोन रहेगा या कहीं पे आपका बीच का वो ट्रांजिशनल जोन रहेगा, तो वहां पर आपको कंजर्वेशन रिजर्व जो है सरकार के द्वारा घोषित किया जाता है, ताकि इनका जो मूवमेंट है वो फ्रीली हो सके। और इस तरीके से तो ये जो डीपीएस फ्लेमिंगो है आपका, ये महाराष्ट्र में, उसको कंजर्वेशन रिजर्व के रूप में घोषित किया गया। ठीक है, इंडिया रिटेल इन्फ्लेशन जो है मार्च का कितना हुआ, तो ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको ये इंपॉर्टेंट है कि रिटेल इन्फ्लेशन कहते किसको है,
तो जो सीपीआई है, ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उसी को कहते हैं रिटेल इन्फ्लेशन। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसको आपका घोषणा कौन करता है? देखिए इसको आपको पता होगा तो आरबीआई का काम होता है कि महंगाई दर को नियंत्रित रखना। आरबीआई के अंदर एक कमेटी होता है एनपीसी, ठीक है, आपका तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होता है। इसका काम है कि इंडिया में जो महंगाई हो वो 4 ± 2%, यानी महंगाई मिनिमम 2% से 6% के बीच होना चाहिए। देखिए उसके नीचे भी इकोनॉमी के लिए हानिकारक होता है। वो कैसे होता है, इकोनॉमी का कभी क्लास लेंगे तो बताएंगे। तत्काल आपको ध्यान रखना कि जो एमपीसी कमेटी है वो आपका 4 ± 2% जो है उसको नियंत्रित करना रहता है, ठीक है। और महंगाई में अगर आप देखिएगा, इन्फ्लेशन में बहुत तरीके का इन्फ्लेशन होता है, तो ये जो महंगाई टारगेट करता है ये सीपीआई को टारगेट करता है। सीपीआई, ठीक है, उसमें बहुत तरीके का आपको इन्फ्लेशन मिलेगा, हेडलाइन इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना कि सीपीआई जो है 2 से 6% टारगेट किनका रहता है, एमपीसी का, जो आरबीआई का कमिटी है, सरकार के द्वारा ये बनाया गया था ताकि इकोनॉमी में जो है महंगाई ना एकदम कम हो और ना बहुत ज्यादा हो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। तत्काल आपको ये फिगर्स उतना आपको ध्यान नहीं रखना, ये सिर्फ जानकारी में न्यूज में दिया है कि 5 साल में सबसे कम है, ठीक है। तो खैर ये आपके काम का नहीं है, ये जो आपको से शेयर किया ये आपके काम का है। विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम यूपी रिसीव्ड ए जीआई टैग, ठीक है। लास्ट क्लास में भी आपको हम बताए थे कि जीआई टैग का देखिए फायदा क्या होता है कि एक पार्टिकुलर लोकेशन है या कोई रीजन है, वहां पर अगर स्पेशलाइज्ड है किसी चीज को बनाने में, या वहां का कोई पार्टिकुलर फीचर है, जैसे लास्ट क्लास में हम लोग एक देखे थे ट्रेडिशनल क्राफ्ट के बारे में, उसी तरीके से कहीं कहीं देखेगा कोई वहां का फ्रूट्स होगा या कोई वेजिटेबल्स होगा या कहीं कहीं पर कपड़े का, जैसे आप बनारसी साड़ी सुनते हैं, उससे होता क्या है ना कि उस रीजन का अगर जिस भी ज्योग्राफिकल रीजन का इसको आप जीआई टैग दे दिए तो उस टैग से एक ब्रांडिंग हो गया, उसका यूज दूसरा कोई नहीं कर सकता, उसके कारण उनका सेल ज्यादा होता है, एक्सपोर्ट ज्यादा हो सकता है उनका, तो ये फायदा उनको मिलता है। दूसरा, अगर उनके ब्रांड का कोई मिसयूज करता है तो वो लीगली उसके खिलाफ जो है जा भी सकते हैं, ठीक है। और ये एक तरीके का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का एक फॉर्म है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब आप कह सकते हैं कोई इनोवेशन टाइप से जो चीज होता है उसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है। जैसे साइंस में किसी चीज का कोई आविष्कार होता है, पेटेंट होता है, तो उसी का आप कह सकते हैं सिमिलर फॉर्म है उसका एक तरीके से। तो किसी रीजन में किसी को पार्टिकुलर टाइप का चीज बनाने का है, ये है, तो उनका ब्रांडिंग होता है और उसको फिर उस नाम का फायदा लेके कोई दूसरा नहीं कर सकता। और अगर सपोज कीजिए कि कहीं का कोई चीज फेमस है और उसका नाम यूज करके कोई चीज दूसरा चीज बिक्री कर रहा है, बिहार में भी आप बहुत सारा चीज आप फेमस है, ठीक है, जैसे मखाना को है, तो दूसरे जगह का उस तरीके से अगर कोई सेल करता है तो उसके विरुद्ध जो है कार्रवाई किया जा सकता है, ठीक है। ये आप ध्यान रखिए। व्हाट इज द नेम ऑफ बिहार न्यू कैंपेन फॉर वुमेन एम्पावरमेंट? अभी आप न्यूज में, क्योंकि बिहार रिलेटेड है तो कभी कभी पूछता है बीपीएससी में, तो आप ध्यान रखिएगा महिला संवर्ग, इसमें जो है हर प्रखंड में देखिए राज्य सरकार की तरफ से जो है बस भेजी गई है और वो हर जगह जाके, हर पंचायत में जाके वो महिलाओं से सीधे जो वेलफेयर स्कीम है उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, उनका फीडबैक भी ले रहे हैं और साथ ही वहां जाके सरकार का जो भी योजनाएं हैं उसके बारे में डिटेल से बता सके, ताकि सरकार का पर्पस है कि जितना भी सरकार का जो वेलफेयर का स्कीम है वो लोगों तक जानकारी हो जाए और उनका भी फीडबैक आ जाए, ताकि पॉलिसी मेकिंग में, नीति निर्धारण में उन चीजों को यूज किया जा सकता है। यानी फीडबैक भी देना है और सरकार की जो योजनाएं हैं उसको भी बताना है, ठीक है। तो ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो है किया गया है, ये आपका ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा जीविका के लिए, जो जीविका दीदी हैं उनके लिए ये चीज किया जा रहा है, ठीक है। द यूनिफाइड पेंशन स्कीम रिसेंटली इंट्रोड्यूस गारंटीज व्हाट मिनिमम पेंशन, ये इसका देखिए, ये इसका सीधा क्वेश्चन इसमें मात्र दिया है, तो आपको बहुत डीप में हम नहीं बता रहे हैं, क्योंकि अभी भी ये जो है जैसे 3 तरीके का सिस्टम आपको न्यूज में देखते रहते हो। एक होता है ओल्ड पेंशन सिस्टम, ओपीएस जिसको बोलते हैं। एक अभी जो वर्तमान में 2004 के बाद जिनका जॉब लगा है, जैसे आप लोग का भी जॉब लगेगा तो आप एनपीएस के तहत आइएगा, ठीक है। अभी सरकार एक ऑप्शन दिया है केंद्र सरकार में कि आप एनपीएस ले सकते हैं या यूपीएस ले सकते हैं। जैसे ओपीएस में क्या था कि लास्ट सैलरी जितना होता है, जैसे सैलरी के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, जो नौकरी कर रहे हैं उनको तो पता है, जो स्टूडेंट लाइफ में रहते हैं उनके लिए थोड़ा सा, जैसे सैलरी 2-3 तरह आपको, एक होता है बेसिक सैलरी,
सरकार जो सैलरी देता है, और प्लस इसमें डीए, यानी जितना महंगाई रहता है उस हिसाब से समय के अनुसार आपका सरकार उसको रिवाइज करते रहता है, ठीक है। तो बेसिक सैलरी सपोज कीजिए कि 50,000 है और आपको 50% डीए अनाउंस है, तो ये मिलेगा, प्लस जो है आपको एचआरए मिलता है, हाउस रेंट के लिए मिलता है, प्लस आपको मेडिकल अलाउंस मिलता है, ठीक है। ये आपका टोटल कर दीजिएगा तो सैलरी होता है। जो ओपीएस में सिस्टम था उसमें क्या सिस्टम था, जो अब आपका अंतिम बेसिक जो है आपका जो भी बनेगा और बेसिक प्लस डीए का वो आपको 50% मिलेगा। एनपीएस में क्या हुआ कि सरकार ने कहा कि मेरे पास इतना राशि नहीं है, बहुत अधिक जो है पेंशनर का संख्या बढ़ रहा है, तो सरकार का बजट उतना अलाउ नहीं कर रहा, तो एक नया सिस्टम आया एनपीएस। इसमें क्या था कि मार्केट लिंक था। इसमें क्या है कि आपके ही सैलरी से सपोज कीजिए आपको 1 लाख मिल रहा है, तो 10,000 रुपया आपका कंट्रीब्यूशन जाएगा और 14% सरकार पे करती है, यानी 14,000 सरकार करे, ये आपका 24,000 पर मंथ जमा होते रहेगा, ठीक है। और ये जब रिटायर कीजिएगा तो उस समय आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप वेरियस प्लान है, उतना डिटेलिंग में है तो आपको जानना भी नहीं है, उसमें से एक कोई प्लान आपको सेलेक्ट करना रहेगा, ठीक है। उस प्लान को सिलेक्ट कर लीजिएगा तो 40% सरकार आपको उस समय राशि दे देगा जितना भी आपका एग्रीगेट हुआ, बाकी 60% का आपका अलग अलग तरीके का प्लान रहता है, जिस तरीके का प्लान लीजिएगा उस हिसाब से आपको मंथली पेमेंट होगा। एनपीएस में बहुत सारे लोग का पोस्ट रिटायरमेंट क्योंकि सैलरी बहुत कम आने लगा या पेंशन बहुत कम आने लगा तो इसका विरोध हुआ, फिर सरकार ने इसको यूपीएस का सिस्टम लाया। इसमें क्या हुआ है कि दोनों का मिक्स है, जब जो भी एम्प्लॉय है उनका डिमांड था 50% का, तो सरकार ने अभी बेसिक जो आपका है 50% जो है उसमें अनाउंस कर दिया, लेकिन इसमें बहुत तरीके का अभी क्लेरिफिकेशन नीडेड है, या अभी जो भी जॉब करते हैं वो श्योर नहीं है यूपीएस के बारे में, क्योंकि अभी सरकार के द्वारा यह नहीं बताया गया है क्लियरली कि जो एग्रीगेट जब रिटायर होते थे जैसे ओपीएस में, तो उस समय एक मुश्त राशि भी मिलता था और प्लस वो चीज मिलता था, तो एनपीएस में ये सारी चीजें अभी क्लियर नहीं है, ठीक है। तो आपको क्योंकि आप जॉब में नहीं है उतना डीप से पूछेगा भी नहीं, तो तत्काल आप इसको 50% आप ध्यान रख सकते हैं इनकेस अगर पूछता है तो। इंडिया इज टॉक विथ विच कंट्री टू रिज्यूम डायरेक्ट फ्लाइट, देखिए चाइना में जो है आपका जब बाउंड्री पर जब डिस्प्यूट हुआ था डोकलाम वगैरह जब युद्ध हो रहा था, तो डायरेक्ट फ्लाइट जो है आपका गलवान वैली में जब आपका युद्ध हुआ, तो वो आपका जो भी आप युद्ध कह सकते हैं या आप कह सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट कह सकते हैं, वो हुआ, तो चाइना के साथ डायरेक्ट फ्लाइट जो है रोक दिया गया था, अभी बातचीत चल रहा है उसको रिज्यूम करने का, तो ठीक है। ये आपको प्रीलिम्स में नहीं पूछेगा, ठीक है, ये जस्ट फिर एक इंफॉर्मेशन रख लीजिए। विच एक्सोप्लैनेट इज नोन फॉर साइंस सजेस्टिंग पॉसिबल बायोलॉजिकल एक्टिविटी, ये देखिए न्यूज में है, ये आपका एक पॉसिबल क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। ये K2-18 भी जो है ये क्या है, एक्सोप्लैनेट है, ठीक है। एक्सोप्लैनेट क्या होता है, जो हमारे प्लैनेट सिस्टम से बाहर है, ठीक है, प्लैनेट सिस्टम से बाहर है, और लंबे समय से जो साइंटिस्ट है वो एक ऐसे प्लैनेट की खोज करने की कोशिश कर रहे हैं कि जहां पर ह्यूमन लाइफ एग्जिस्ट करे। अब मतलब अर्थ पर है तो ऐसा कोई अन्य जगह जहां पर कि आपका लाइफ एग्जिस्ट करता हो, तो यहाँ पर आपका डाइमिथाइल सल्फाइड मिला है, और साथ ही कुछ ऐसे गैस मिले हैं, ठीक, ये सब गैस जो है बैक्टीरिया के कारण बैक्टीरिया से रिलीज होता है, ठीक है। और सर्टेन कुछ अन्य एलिमेंट्स भी गैस मिले हैं जिससे यह लगता है कि वहां पर लाइफ एग्जिस्ट किया, ठीक है। अगर बैक्टीरिया आपको अगर अर्थ का ओरिजिन अगर जानना हो, ज्योग्राफी में आप जानते होंगे कि कैसे जो है पहले साइनो बैक्टीरिया आया, फिर जो है यहाँ पर अर्थ पर धीरे धीरे करके वो ऑक्सीजन आपका जमा हुआ, तो ठीक है, वो तो ज्योग्राफी में आप पढ़े होंगे, ठीक है। तो कैसे एटमोस्फेयर फिर बना, फिर किस तरीके से बारिश हुआ, जब शुरुआत में सिर्फ CO2 था धरती पर भी, जब बारिश हुआ था तो वो सीधे समुद्र के नीचे बैठ गया, फिर साइनो बैक्टीरिया के कारण धीरे 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 वो आपका रिलीज किया ऑक्सीजन, और पूरा आपका एटमोस्फेयर उस अनुसार से बना। तो ये सब जो है रिसर्चर पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये जो भी अभी एविडेंस मिला उसको क्लियरली यह नहीं कहा जा सकता कि जीवन है, लेकिन हाँ एक पॉसिबिलिटी जो है मिला है। आपको पता है कि बहुत सारे जो टेलीस्कोप होते हैं उसका यूज किया जाता है अलग, तो ये जो जेम्स बबल आपका टेलीस्कोप है उसका यूज किया गया, इस ये जो सूचना दिया है उसके अनुसार से आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वहां पर लाइफ रहा होगा, लेकिन अभी कंक्रीट नहीं है, हाँ पॉसिबिलिटी जो है एविडेंस के आधार पर है, ठीक है। तो आप देखिए इसका घटनाक्रम हो सकता है, लेकिन आपको प्रीलिम्स में इस तरीके का पूछ सकता है, या दूसरा जैसे यूपीएससी वगैरह में इस तरीके से पूछता है
था कि K2-18 भी जो रिसेंटली जो है न्यूज में रहा वो क्या है। तो आपको वो ध्यान रखना है कि वो एक्सो प्लानिट है, कि अगर जो हमारे प्लानिट सिस्टम से बाहर है उस और वो है, ठीक है, तो वो ध्यान रख सकते हैं। दूसरा जो है क्या मिला, ये हम लोग अभी जो है चर्चा किए कि किस प्रकार से जो है डाइमिथाइल सल्फाइड मिला और ये बैक्टीरिया रिलीज करता, तो इससे ऐसा लग रहा है कि वहां पर ह्यूमन लाइफ एग्जिस्ट करता था। ठीक है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टाइगर ट्रम्प एक्सरसाइज, ठीक है, इसका जो है जो डिजास्टर रिलीफ का रेस्पॉन्स होता है उसके लिए किया गया, ये यूएसए के साथ किया गया। ठीक है, तो आपको नाम ध्यान रखना है टाइगर ट्रम्प, ताकि नाम जैसे ही एग्जाम में आए तो या तो किस चीज के लिए किया गया, ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन जो आपका असिस्टेंस दिया जाता है जब कभी भी आपदा की घड़ी होती है, डिजास्टर का समय होता है, उस के लिए किसके साथ किया गया, तो यूएसए के साथ। ठीक है, which country sorry which Indian classical texts were added to UNESCO मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर। ठीक है, ये आपका यूनेस्को पता है कि आपको शिक्षा है या कल्चरली जो हेरिटेज होता है उससे संबंधित जो है उनके पास मेंटेनेंस भी होता है, रजिस्टर भी रहता है, प्लस उनके विकास के लिए कार्य भी जो है इंटरनेशनल स्तर पर उनके द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो रिसेंटली जो इनका रजिस्टर है उसमें जो है आपका भागवत गीता और नाट्य शास्त्र को जो है आपका शामिल किया गया। तो आप कह सकते हैं जो इंडियन जो हेरिटेज है गीता या जो नाट्य शास्त्र है इसको जो है ग्लोबल रिकॉग्निशन मिला है। ठीक है, हीट वेव ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको देख लीजिएगा। हीट वेव जो है आप सबके लिए छोड़ते हैं, क्योंकि हीट वेव किसको कहते हैं जरूर आप एक बार सर्च कीजिए। ठीक है, ये न्यूज में ऐसा ही था कि राजस्थान में सबसे अधिक है, तो शायद इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको नहीं है, इसको हम काट दे रहे हैं। ठीक है, हीट वेव क्या है आप लोग सर्च कीजिए कि एवरेज टेम्परेचर से कितना अधिक कितने दिन तक रहता है, तब उसको हीट वेव कहता है। ठीक है, और हीट वेव में सीवियर हीट वेव क्या है और क्या है ये आप लोग फाइंड आउट कीजिए, नहीं तो फिर हम लोग अगले क्लास में इसको आपको बताएंगे। ठीक है, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट किस चीज के बारे में है। ठीक है, ये भी देखिए अभी बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, तो कभी हम आपके मेंस के डिस्कशन में जब सुप्रीम कोर्ट का फाइनल जजमेंट जब आ जाएगा, अभी कोर्ट में बहुत सारी चीजें चल रही है, तो अभी किसी तरीके का आपको भी व्यू नहीं बनाना है, और न्यूज में जो भी अभी चीजें आ रहा है आप हल्का फल्का जानते हैं बहुत है, क्योंकि चीजें जब तक कोर्ट में जाके पूरा डिस्कशन के साथ नहीं आएगा तो आप एग्जाम्स के लायक आप पॉइंट क्रिएट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन हाँ जो सामान्य लोग भी जानते हैं या जो आप न्यूज़पेपर के माध्यम से जानते होंगे, तो उसमें आपको ये जानना चाहिए कि वक्फ किसको कहते हैं। ठीक है, वो इसमें सरकार ने भी क्या अमेंड किया है, सुप्रीम कोर्ट का भी जो वक्फ व यूजर जो है उस पर रोक लगाया है, ठीक है, नोटिफाई करने से, तो क्यों रोक लगाया है, तो ये सब चीजें आप जान सकते हैं। लेकिन देखिए हम आपको शॉर्ट में बताते हैं, क्योंकि जब मेंस का क्लास लेंगे तो उसमें आपको डिटेल से बताएंगे। ठीक है, इसमें एक्चुअली में क्या है ना कि सालों साल से ये चीजें चली आ रही है कि मुस्लिम जो कम्युनिटी होते हैं उनके पास अगर कोई दान में दिया है या वहां पर जो है कोई आप कह सकते हैं कि रिलीजियस पर्पस के लिए यूज हो रहा है, तो ऐसे जो भी डोनेशंस होते थे या ऐसे कोई लैंड होता था तो वो उनको वक्फ कहा जाता था। ठीक है, अब उसमें ये इशू आता था कि वो किसी भी लैंड को घोषित कर सकते थे वक्फ का, अगर उस तरीके से उनका रहता है। ठीक है, अगर वहां पर कोई मस्जिद चल रहा है या वहां पर किसी अन्य उनके रिलीजियस पर्पस के लिए था, तो ठीक है, और उसका पर्पस क्या था ये आपको समझने का पर्पस था कि जो मुस्लिम कम्युनिटी में जो गरीब लोग थे, जिसको आप न्यूज में सुनते रहते होंगे पसमानदा मुस्लिम, ठीक है, तो उनके वेलफेयर के लिए उनको काम करना था, उनके लिए शिक्षा का व्यवस्था करना, स्वास्थ्य के बारे में या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना। ठीक है, तो अब जो भी वक्फ का जमीन है उसको मेंटेनेंस करने के लिए कोई ना कोई बोर्ड चाहिए, तो वो बोर्ड जो बना हुआ था उसमें सरकार के द्वारा सर्टेन कुछ चेंजेस किए गए हैं, और क्या चेंजेस किए गए हैं, क्या रहेगा नहीं रहेगा, वो सुप्रीम कोर्ट का जब फाइनल आ जाएगा तब याद ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी अगर आप ध्यान भी रखिएगा तो अगर बाद में कुछ चेंजेस हुआ तो आपके फायदे का नहीं होगा। तो हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इतना ध्यान रखते हैं कि जो प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के पास है, सरकार का कोशिश ये सरकार का आर्गुमेंट है कि जो वहां पर एक तो क्या हुआ है कि वो आजादी के समय से वर्तमान समय तक सरकार का जो आर्गुमेंट है कि ह्यूज अमाउंट में आपका जो है जो जमीन है वो वक्फ के कंट्रोल में बढ़ गया है। यानी सरकार का ऐसा आर्गुमेंट है कि क्योंकि उनको खुद ही डिक्लेयर करना है कि ये वक्फ की जमीन है, तो उसमें रेगुलेशन नहीं रहा, प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं रहने के कारण वक्फ की जमीन जो है ज्यादा हो गया है। दूसरा एक चीज और उसमें एक इशू है सरकार के तरफ से
कि जो पर्पस के लिए बनाया गया था उस पर्पस को वक्फ बोर्ड के द्वारा या वक्फ जो है वो फुलफिल नहीं हो पाया, इसलिए उनका प्रॉपर्टी जो भी है उसका मैनेजमेंट अच्छे से होना चाहिए। तो ये चीजें अभी चल रही है, एक्ट भी आया है, अमेंडमेंट भी आया है, वक्फ यूजर क्या है, अभी सुप्रीम कोर्ट उसको नोटिफाई करने से रोक लगा दिया। तब देखिए जब हियरिंग हो जाएगा तब पूरा निकल के आएगा, तब हम लोग किसी तरीके का व्यू पॉइंट बनाएंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी हम लोग बस इतना तक अपने आप को सीमित रखते हैं। दूसरा आपको एक एडवाइस देता है, जब कभी भी इस तरीके का कंट्रोवर्शियल टॉपिक चलते रहता है तो तुरंत किसी बिंदु पर अपना मन मत बनाइए। एज ए एस्पायरेंट आपको पूरा डीप में समझना है चीजों को, और जब फाइनल डिस्कशन के बाद आप व्यू पॉइंट बनाइए, अन्यथा जो आप ब्यूरोक्रेसी का जो न्यूट्रलिटी होता है वो आप लूज कीजिएगा, ठीक है। और अगर एग्जाम्स में आपका वन साइडेड आंसर जाएगा तो इसका इम्पैक्ट आपके मार्क्स में दिखेगा, ठीक है। तो ऐसा जब कभी भी कोई कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स आप देखते हैं तो आप थोड़ा वेट कीजिए जब तक कि पूरा सेटल नहीं हो जाता उसके बाद, क्योंकि हमको या आपको पूरा जानकारी नहीं होता, लीगल उसमें पूरा डिस्कशन होता है, पूरे सारे पॉइंट्स आएंगे। तो एक छोटे से बात को समझ के कि कहीं भी पॉइंट आपको नहीं बनाना है, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपको, बाकी हम मेंस के क्लास में ये सब चीज चर्चा करते ही रहेंगे। चलिए, विच स्टेट इंट्रोड्यूस भू भारती एक्ट फॉर लैंड इशू, ठीक है। तो ये आपको आएगा नहीं, ठीक है। तो ये तेलंगाना का है, बिहार से रहता था पूछता, अगर कोई बाहर के स्टूडेंट देख रहे होंगे तो उनके काम आ सकता है, बीपीएससी में तो चांसेस कम। व्हाट डज महिला संवाद, अभी हम लोग जस्ट चर्चा किए कि किस तरीके से वेलफेयर स्कीम के बारे में जो है डिस्कशन होगा वहां पे, ठीक है। महाराष्ट्र, ये सेम क्वेश्चन है, इसी को दूसरे तरीके से सेट किया गया है। डीपीएस फ्लेमिंगो जो हम लोग चर्चा किए तो आपको बताया था कि दोनों चीज ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र में है, किस चीज के लिए घोषणा किया गया, कंजर्वेशन रिजर्व। कंजर्वेशन रिजर्व क्या है ये हम आपको चर्चा कर दिए कि किस तरीके से बफर जोन हो सकता है या दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क के बीच का जगह हो सकता है, ठीक है। मानसून के बारे में, ठीक है, ये भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, ये भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। रिटेल इन्फ्लेशन जो है चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो गए हैं, जिनको भी बनाने दिए थे तो उनके से मिस्टेक हुआ होगा, ठीक है। विच स्टेट लॉन्च्ड ग्रीन बजट फॉर इन्वायरमेंटल वेलफेयर, ठीक है। ये रिसेंटली जो है केरला के द्वारा ग्रीन बजट जो है लॉन्च किया गया है। ग्रीन बजट क्या होता है ये आप को जानना चाहिए, ठीक है। दूसरा आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि बिहार जो है फर्स्ट ग्रीन बजट कब, ये आप इसको अपने से सर्च कीजिएगा, ठीक है। नहीं होगा तो आगे जब हम बजट पढ़ाएंगे तो उसमें तो इसको डिस्कस कराएंगे ही, लेकिन थोड़ा खुद से सर्च कीजिएगा तो जानकारी आपका बढ़ेगा, ठीक है। वो वाज अवार्डेड द ग्लोबल टीचर प्राइज 2025, ठीक है। नाम याद रखिएगा, रेखा कुमारी, सिर्फ नाम है, समझाने जैसा नहीं है, तो इसको हम तेजी से बढ़ा रहे हैं, ठीक। ये कौन सा रिसेंटली है कि कार्गो हैंडलिंग में 2000 पोर्ट में जो है आपका सबसे अधिक लिफ्ट किया, तो ये आप ध्यान रखिएगा, मुंद्रा पोर्ट है जो गुजरात में है। आप यहाँ पर जो है दूसरे बाकी पोर्ट से आपका यहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट आप कह सकते हैं सामान का लैंडिंग ज्यादा हुआ, तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है मुंद्रा एक पोर्ट है आपका जो है गुजरात में है, आप सबसे अधिक यहाँ पर कार्गो हैंडलिंग हुआ, ठीक है। देखिए ये यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो डेटा आपके लिए काम का नहीं है, ठीक है। आपको काम का ये जानना चाहिए कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटा है या बढ़ा है, तत्काल जो आपका रिसेंट रिपोर्ट है उसके अनुसार से घटा है। लेकिन जो उससे भी मोस्ट इंपोर्टेंट है वो आपको जानना चाहिए कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट कहते किसको है। इसके पहले सबसे पहले आपको समझना चाहिए लेबर फोर्स, ठीक है। जितना लोग इंडिया में है जरूरी नहीं है कि सब लोग लेबर फोर्स, लेबर फोर्स उसको कहते हैं जो खुद से वर्किंग है। सपोज कीजिए कि अब आज हम वर्किंग है या आप में से भी बहुत लोग वर्किंग हो सकते हैं, तो वर्किंग है और प्लस ऐसे लोग जो जॉब खोज रहे हैं, ठीक है, सीकिंग पर्सन सीकिंग जॉब, ये दोनों को अगर मिला देंगे तो इसको कहते हैं लेबर फोर्स, ठीक है। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट किसको कहते हैं, और जो जॉब लोग खोज रहे हैं उसमें से कुछ को नहीं भी मिला होगा, जिसको नहीं मिला, सपोज कीजिए कि मान लिया जाए कि पॉपुलेशन मान लीजिए 100, एक आप समझिए कि 100 पॉपुलेशन है, उसमें से 55 आपका लेबर फोर्स हो, यानी 50 लोग जॉब कर रहे हैं, हो सकता है 45 लोग जॉब कर रहे हो, 10 लोग ऐसे होंगे जो जॉब खोज रहे होंगे, समझ रहे हैं।
और जो बाकी 45 लोग क्या कर रहे होंगे, बाकी किसी का अपना बिजनेस है या किसी का अपना एस्टेब्लिशमेंट है, वो खुद से बिजनेस करना चाहते हैं, तो वो जॉब मार्केट में है ही नहीं। तो जो जॉब मार्केट में है उसी को हम लोग मानते हैं लेबर फोर्स। तो 55 हो गया, 55 में कुछ लोग इंप्लॉयड होंगे, कुछ जो है जॉब खोज रहे होंगे और कुछ को नहीं मिला होगा। तो मान ली सपोज किया जाए कि लेबर फोर्स आपका 55 है और 10 लोग को नहीं मिला, तो 10/45 जो है वही आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट होगा। ये कंसेप्ट आपके लिए जरूरी है, बाकी डेटा तो वेरिएबल्स होते रहता है, ठीक है। तो लेबर फोर्स जरूर समझिएगा और प्लस अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ठीक है। विच इंडियन सिटी विल होस्ट G20 अर्बन इनोवेशन समिट। तो ठीक है, G20 से संबंधित अगर आपको आता है, क्योंकि फिल्म्स में इस तरीके का क्वेश्चन आता है, तो आप ध्यान रख लीजिएगा हैदराबाद में ये जो है G20 का अर्बन इनोवेशन जो है आपका समिट हो रहा है। इसमें है क्या कि स्मार्ट सिटी के तहत या जो है जो आपका अर्बन जो चैलेंजेस है इसको कैसे हम अच्छा कर सकते हैं। देखिए हमारे यहाँ जो भी अर्बन सिटी है बहुत तरीके का चैलेंजेस है, हाउसिंग से लेके आपका ड्रेनेज से लेके रोड से लेके आपका क्लाइमेट चेंज को लेके पोल्यूशन को लेके वेरियस चैलेंजेस है, ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, तो कैसे इंप्रूव करना वो सब सारा डिस्कशन या दूसरे कंट्री से जो लेसन है वो सब पर डिस्कशन आपका बैठक जो है यहाँ किएगा, ये आपका हैदराबाद में हो रहा है, ठीक है। विच कंपेन वाज लॉन्च टू प्रमोट मिलेट कंजम्पशन इन इंडिया, ठीक है, ये ध्यान रख लीजिएगा, श्री अन्न यात्रा, ठीक है। विच स्टेट बिकम द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट ड्रोन बेस्ड एफोरेस्टेशन, कहा कि कौन सा कंट्री जो है आपका ड्रोन का मदद लेके जो है सीड को डिस्पर्स किया एफोरेस्टेशन के लिए, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर याद रखिएगा गुजरात। अब जब कभी भी आप टेक्नोलॉजी के बारे में लिखते हैं तो आप इन चीजों का जो आपका फैक्चुअल आप पढ़ रहे हैं इनका भी यूज आप एग्जाम्पल्स में वहां पर कर सकते हैं, ठीक है। आप ये बता सकते हैं कि किस तरीके से जो है एग्रीकल्चर है या फिर जो है फॉरेस्ट्री में जो है आपका टेक्नोलॉजी के यूज करके ऊपर से आपका ड्रोन की मदद से सीड डिस्पर्स किया जा रहा है। ये ऐसे जगह में ज्यादा यूजफुल रहेगा, एक ऐसा ट्रेन होगा जहां पर सपोज किया जाए कि आपको फिजिकली पहुंचना मुश्किल हो रहा है, तो आप ड्रेन का यूज कर सकते हैं ताकि अच्छा से वो सीड डिस्पर्स हो जाए ऊपर से, ठीक है। ऐसा ऐसा क्षेत्र हो सकता है जहां आपके लिए जाना ज्यादा डिफिकल्ट हो, तो ऐसे जगह तो आप टेक्नोलॉजी का जब कभी भी यूज लिख रहे हैं या फॉरेस्ट के बारे में या क्लाइमेट चेंज से संबंधित कुछ लिख रहे हैं, तो वहां पर आप टेक्नोलॉजी से भारत क्या क्या कर रहा है, तो ऐसे जगह पर भी इन फैक्ट्स का आप यूज जो है कर ले सकते हैं, ठीक। विच मिनिस्ट्री लॉन्च डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल, ठीक है, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के द्वारा जो है आपका किया गया है, ठीक है। डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल, ठीक है, आप नाम से क्लियर है कि कंप्यूटर है या आईटी सेक्टर से संबंधित इंटरनेट है, एआई है, इन चीजों के बारे में लोगों को ट्रेन करना ताकि वो जॉब मार्केट में उनके लिए बेहतर स्किल के साथ वो रह सके, ठीक है। विच पब्लिक सेक्टर बैंक लॉन्च्ड एआई बेस्ड लो ट्रैकिंग स्मार्ट ट्रैक। अब इसमें क्या कहता है कि कौन सा जो है आपका बैंक जो है एआई की मदद से, एसबीआई अभी क्या कर रहा है कि आप सपोज कीजिए कि जब आप फिजिकली कोई चीज को रखते हैं या आपका कंप्यूटर में भी रहता है तो आपको ट्रेस करने में दिक्कत होता है, लेकिन अगर आप एआई का यूज करते हैं तो उसका पूरा जितना क्रेडिट हिस्ट्री है, यानी कब लोन लिया है, कितना लोन है, कितना कब वो डिफॉल्ट हो रहा है, ठीक है, तो ये पूरा आपका बहुत आसानी से सिंक्रोनाइज करके दे देगा। इससे क्या होगा, कोई भी बैंक आपका अच्छे से ट्रेस कर पाएगा और उसका जो अभी बैंकिंग सेक्टर में आप क्या दिक्कत हो रहा है, एनपीए ज्यादा है, ठीक है। एनपीए कहने का नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट किसको कहते हैं, जो बैंक ने मार्केट में लोन के रूप में दिया लेकिन उनका लोन वापस नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उस तरीके जो ईएमआई उनको आना चाहिए वो नहीं आ रहा, तो उसको बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन मीन्स नहीं, आपका परफॉर्मिंग मीन्स परफॉर्म नहीं कर रहा। एसेट बैंक के लिए जो लोन दिया वही तो एसेट है, कि उसी पर तो उसको ब्याज आएगा, उसी पर तो उनकी कमाई होगी, तो वो उनके लिए एसेट है। तो उनका जो परफॉर्मिंग एसेट है, जो लोन है, वो परफॉर्म नहीं कर रहा, समझ गए। उसको आपको ट्रैक करने के लिए वो एआई का यूज कर रहे हैं, ठीक है, एक आपका टूल यूज किया है स्मार्ट ट्रैक, ताकि अच्छे से जिसको भी लोन दिए हैं वो उनको ट्रैक किया जा सके, ताकि कम से कम आपका लोन जो है एनपीए में ट्रांसफर हो। उससे फायदा क्या होता है, इकोनॉमी को क्या फायदा, बैंक के पास अगर लोन रहेगा, पैसा रहेगा या रिकवरी अच्छा होगा, तभी तो वो दूसरे जगह फिर लोन होगा, फिर जो है बिजनेसमैन के पास भी पैसा जाएगा, इंडस्ट्री डेवलप। अब बैंक ही अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कोई अगर व्यक्ति स्टार्टअप करना चाह रहा है या कोई
कैपिटलिस्ट अगर पैसे के लिए जा रहे हैं तो उनके पास खुद ही ना, उनका अगर सर्टेन सीमा से ज्यादा वो लोन दे भी नहीं सकते, ठीक है। बाकी बैंकिंग सेक्टर का जब रहेगा तो वहां पर आपको बताएंगे कि बैंक के पास सीमा होता है कि किसान के लिए कितना उनको मिनिमम लोन देना है, कितना जो है डेयरी सेक्टर में देना है, ये पीएसएल बोलते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, तो सर्टेन उनको अमाउंट जो है पीएसएल में देना होता है। तो अगर वो नहीं आएगा तो टोटल कॉर्पस फिर कम होगा। तो ये सारा इसका इम्प्लीकेशन बहुत रहता है इकोनॉमी पे, ठीक है। तो वो तो मेंस क्लास का है, लेकिन आप इन चीजों को ध्यान रखें, ठीक है। हु बिकम द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन प्रेसिडेंट ऑफ आईवी लीग यूनिवर्सिटी। तो ये आपका मेरे ख्याल से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन दिया हुआ तो हम चर्चा कर दे रहे हैं। नीली बेंडापुरी करके हैं, जो आपका आईवी लीग यूनिवर्सिटी है, उनके जो है फर्स्ट इंडियन आपका प्रेसिडेंट बने हैं, ठीक है। कौन सा कंट्री है जो फर्स्ट एआई फॉरेन मिनिस्टर, ये अब एआई का जमाना आ गया तो यूएई जो है फर्स्ट जो है लॉन्च किया है, ठीक है। इसमें समझाने लायक कुछ नहीं है। विच इंडियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाज डिक्लेयर्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज, ठीक है। ये ध्यान रख लीजिएगा, भितरकनिका जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, ये यहाँ मैंग्रोव के लिए जो है आपका बहुत ही फेमस है, ये आपका उड़ीसा में है, ठीक है। मैंग्रोव क्या होता है आपको पता होगा, मेरे ख्याल से नहीं पता है तो आप थोड़ा गूगल कर सकते हैं, ऐसे हम थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए है क्या कि ये मैंग्रोव जो है ऐसे जगह पर डेवलप होता है जहां पर कि आपका ब्रेकिश वाटर हो, या आप कह सकते हैं सॉल्ट वाला भी वाटर हो। कोस्टल रीजन में आपको इस तरीके का ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। ये उस तरीके के आप कह सकते हैं पेड़ होते हैं जो जिनको ग्रो करने के लिए इवन की सॉल्टी वाटर भी है तो वहां पर वो ग्रो करते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है कि इनके पास एक स्पेशल फीचर्स होता है, इनकी ये जो सॉल्ट होता है उसको ये सेक्रेट कर सकते हैं, यानी बाहर निकल सकते हैं, उनका इस तरीके से रहता है। दूसरा इनको एक न्यूमेटा फोर्स बोलते हैं। ये जो पेड़ होते हैं, ये जो भी मान लीजिए पेड़ हो गया, ठीक है, इसका इस तरीके से रूट जो है नीचे तक आएगा, ठीक सॉरी, ये जो रूट्स है वो नीचे तक आएगा और ये जो है आपका सॉइल में पकड़ के रखता है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, ये लो ऑक्सीजन जो एरिया होता है वहां पर भी ग्रो कर जाता है, ठीक है। आप समझ रहे हैं ये किस तरीके का इंपॉर्टेंट है आपका, बाकी पेड़ से किस तरीके से इंपॉर्टेंट है। जनरली जो सॉल्टी एरिया होता है वहां पर ग्रो नहीं करता, लेकिन मैंग्रोव जो है वहां पर ग्रो करता है, प्लस वहां ऑक्सीजन लो भी है तो भी ग्रो करता है। ये अपना ऑक्सीजन कैसे कंपनसेट करता है, ये जो रूट जो सॉइल से आके बाइंड होता है वहां से फिर इस चीज का यूज होता है, उसको वो ऑक्सीजन फुलफिल करने के लिए, ठीक है। तो ये एक अलग तरीके का। दूसरा, जब उड़ीसा में आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन आया था तो उस समय मैंग्रोव बहुत हेल्प किया था आपको डैमेज कंट्रोल करने में, ठीक है, क्योंकि ह्यूज अमाउंट में जो है वृक्ष है, मजबूत वृक्ष होते हैं, ठीक है। और ये स्टॉर्म को आपको हेल्ड किया था, मतलब आप कह सकते हो उसको जो प्रकोप हो सकता था वो कम हुआ था। दूसरा, आप इसका अगर एडवांटेज देखिएगा तो क्या क्या हो सकता है मैंग्रोव का एडवांटेज, आप कह सकते हैं कि जहां भी अगर मैंग्रोव्स रहेगा तो उनका जो हैबिटेट है, जो एनिमल्स है वो वहां पर रह सकता है, ठीक है। दूसरा, वृक्ष जो भी चीज देता है, टिम्बर है और उस तरीके का चीज है ये देता है। दूसरा, बायोडाइवर्सिटी यहाँ ज्यादा आपको रहेगा, ठीक है। दूसरा, क्लाइमेट चेंज में आपको ये हेल्पफुल हुआ, डिसास्टर में आपका ये हेल्प किया, तो इस तरीके का मैंग्रोव जो है आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इतना डीप में तो आपको नहीं आएगा, ये यूपीएससी में एक्चुअली में पढ़ना रहता है, लेकिन यूपीएससी में तो नहीं है, लेकिन आप ध्यान रख सकते हैं भितरकनिका जो है आपका उड़ीसा में है। और बाकी चीजें हम आपको बता दिए कि लो ऑक्सीजन वाला एरिया और प्लस जो सॉल्टी रीजन होते हैं या कोस्टल रीजन है, जहाँ ब्रेकिश वाटर आप कह सकते हैं, जहाँ पर फ्रेश वाटर या सॉल्ट वाटर दोनों आके मिलता है, इसलिए आपको कोस्टल वाटर बोल रहे हैं, वहां पर ये जो है मैंग्रोव आपका ग्रो करते हैं, ठीक है। तो और आपको बता दिए कि उनका जो आप कह सकते हैं सॉइल से आके उनका जो रूट्स है वो पकड़ता है, ठीक है। देखे होंगे गांव देहात में भी कभी कभी एक दो पेड़ आप ऐसा कहीं कहीं देखने को मिल जाएगा। विच स्कीम वाज लॉन्च टू सपोर्ट डिसेबल्ड एंटरप्रेन्योर, ठीक है। ये आपका है विशेष उद्यमी स्कीम, इसके तहत जो स्पेशल टाइप का उनको सब्सिडी दिया जाता है और ताकि वो अपना इंटरप्रेन्योरशिप जो है उसको वो ग्रोथ कर सके। उसका नाम याद रखेगा, विशेष उद्यमी योजना, ठीक है। 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस जो है कहाँ ये किया गया, ये आपको ध्यान रखिएगा,
बंगलुरु, ठीक है। 3D प्रिंटिंग होता क्या है ये आप जान लीजिए। देखिए 3D प्रिंटिंग क्या है ना कि एक तरीके से प्रिंटर होता है, जैसे कोई भी 3D इमेज का कंप्यूटर पर पहले वो चीज बना लिया जाता है, और एक फिलामेंट होता है वहाँ, लिक्विड फिलामेंट है, उसी के मदद से वो उसको धीरे धीरे करके फिलअप करके वो चीज बनाया जा सकता है। आज के डेट में अगर आप देखिएगा 3D प्रिंटर के मदद से बड़े बड़े चीज बन रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई खिलौना बना पाए, शुरुआत हुआ था जैसे इसका कोई खिलौना बनाना होता था या 3D इमेज का कोई चीज बनाना होता था, उससे यूज हुआ था। आज के समय में बड़े बड़े बिल्डिंग, 3 स्टोरे 4 स्टोरे बिल्डिंग भी इस बड़े बड़े प्रिंटर्स होते हैं उनके मदद से बनाया जा रहा है। तो ये जो 3D प्रिंटेड उसी तरीके से जो पोस्ट ऑफिस जो यानी नॉर्मल जैसे जिस तरीके से घर बनता है उससे नहीं, बड़ा बड़ा प्रिंटर होता है और उस तरीके से उनका शेप दिया जाता है, ठीक है। आप अगर थोड़ा सा इंटरेस्ट है तो आप थोड़ा सा यूट्यूब में जाके 3D प्रिंटेड आप अगर सर्च कीजिएगा तो आपको जो है, अगर इवन आप शॉर्ट्स भी देखिएगा तो आपको अच्छा से दिख जाएगा कि किस तरीके से चीजें जो है बड़े बड़े बिल्डिंग्स हो, बड़े बड़े जो चीजें, तो उसी में खैर वो आप देख लीजिएगा। लेकिन आपको प्रीलिम्स के हिसाब से ये ध्यान रखना है कि पोस्ट ऑफिस जो है 3D प्रिंटिंग से पहला कहाँ बना है, तो ये बंगलुरु जो है, ये आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। बंगलुरु। विच इंस्टीट्यूट टॉप द NIRF 2025 रैंकिंग इन ओवरऑल कैटेगरी, ठीक है। इसमें आपका IIT मद्रास है। देखिए जितना भी इंस्टीट्यूशन है उनका रैंकिंग्स के लिए नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क जो है रिलीज किया जाता है। उसमें जो अभी का रिसेंट रैंकिंग है उसमें IIT मद्रास जो है आपका टॉप में है। फिल्म्स में आने का संभावना नहीं के बराबर है। आपको बहुत है तो ये आप ध्यान रख सकते हैं कि ये क्या है। NIRF क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क। ये क्या करता है, जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उनको रैंकिंग को डिसाइड करता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। बाकी फर्स्ट सेकंड कौन है ये मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इंडिया साइंड ए ग्रीन हाइड्रोजन एग्रीमेंट विथ विच कंट्री इन अप्रैल 2025, ठीक है। तो ये इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अभी जो है इंडिया जो है क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए या जो आपका फोसल फ्यूल है उसको कम करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। उसी में आपका एक प्रयास है ऑस्ट्रेलिया के साथ किया जा रहा है, ठीक है। उसमें ताकि अगर हाइड्रोजन पर भी जो हम लोगों के यहाँ गाड़ी है या व्हीकल्स है, बस है या बाकी चीज़ें जो है वो चले, ठीक है। तो ये हम लोगों का हेल्प होगा उसमें। तो ऑस्ट्रेलिया ध्यान रखिएगा। विच पोर्टल वाज लॉन्च्ड फॉर ट्रैकिंग इन्वायरमेंटल क्लियरेंस। ये देखिए परिवेश पोर्टल है, ठीक है। परिवेश पोर्टल पर क्या होता है, सपोज किया जाए कि आपको कोई इंडस्ट्री लगाना है, ठीक है। सपोज के इंडस्ट्री लगाना है, ठीक है। तो आपको अब बहुत बार क्या होता है ना कि या तो फॉरेस्ट का लैंड है, ठीक है, फॉरेस्ट का लैंड है, लेकिन वर्तमान समय में वहां फॉरेस्ट नहीं है। बहुत ऐसे मतलब 100 साल पहले जब सर्वे हुआ था, ठीक है, तो बहुत सारे लैंड ऐसे थे जिनको कि सर्वे में फॉरेस्ट लैंड में दिखाया गया, उसमें होंगे भी। तो उसके बाद क्या हुआ कि वहां डिफोरेस्टेशन हो गया और कंप्लीट स्वरूप चेंज हो गया। तो ऐसे में यह संभव है कि सरकार को अगर यह लगता है कि वहां पर कुछ इंडस्ट्री डेवलप करना है, बड़े बड़े एरिया है, तो अगर क्लियरेंस चाहिए या किसी तरीके का चीज चाहिए तो वो आपका परिवेश पोर्टल के तहत ही जाता है। हालांकि अभी रिसेंटली एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया है जिसमें इन चीजों को बैन कर दिया है कि अगर वो पूर्व में भी अगर फॉरेस्ट मार्क है तो उसको क्लियरेंस नहीं देने के लिए। तो खैर उतना डीप में आपको नहीं जानना। हाँ, लेकिन अगर कहीं फॉरेस्ट है तो आप फॉरेस्ट के वहाँ जहाँ अगर कोई उद्योग डेवलप होता है तो वहां पर आप देखेगा एक होता है इको सेंसिटिव जोन, फिर तो सर्टेन सीमा होता है कि जहां पर आप उद्योग नहीं लगा सकते या कोई अन्य तरीके का एक्टिविटी नहीं कर सकते, ठीक है। तो इन चीजों के लिए आपको परिवेश पोर्टल पे करना पड़ता है, ठीक है। तो या दूसरा आप इंडस्ट्री लगा रहे हैं, आपको अगल बगल नहीं भी है, फॉरेस्ट नहीं है या उस तरीके का नहीं है, नेशनल पार्क नहीं है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं, तब भी आपको परिवेश पोर्टल पर करना होगा। वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स देखेंगे कि आप जो इंडस्ट्री है वो सही जगह लगा रहे हैं, आप जो कल कारखाना है या फैक्ट्री है वो सही जगह लगा रहे हैं, ठीक है। तो दोनों चीज आपको बता दिए, अगर बगल में है तब भी वहां से जाएगा, और बाकी अगर किसी चीज के लिए कि कोई भी चीज आपका फैक्ट्री लगाना है, कुछ लगाना, तो तभी लगाइएगा जब आपको क्लियरेंस मिलेगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का। तो ये उसके लिए जो पोर्टल यूज होता है वो है परिवेश। ये न्यूज में आजकल रहा था, आप जरूर नाम याद रखिएगा। विच इंडियन एयरपोर्ट बिकम कार्बन न्यूट्रल इन 2025, ठीक है। तो ये इंदौर है, नाम ध्यान रख लीजिएगा। एयरपोर्ट है जो कि कार्बन न्यूट्रल, हम कल भी चर्चा किए थे। कार्बन न्यूट्रल किसको कहते हैं, यानी कि जितना कार्बन वहां से रिलीज हो रहा है उतना कार्बन एब्जॉर्ब भी हो रहा है, ठीक है। बाकी हम कल इसको डिटेल से डिस्कस किए थे।
इंडिया फर्स्ट सोलर पावर्ड विलेज, यानी ऐसा गांव जहां की जो पूरा इलेक्ट्रिसिटी है वो सोलर के द्वारा ही दिया जा रहा था। ये आपका गुजरात में एक गांव है मोढेरा, वहां पर ये इस तरीके का सवाल प्रीलिम्स में कभी कभी पूछता है, तो ध्यान रखिएगा पूरा गांव जो है मोढेरा जो गुजरात में है वो सोलर पावर है। दूसरा आप कहीं लिख रहे हैं तो भी आप यूज कर सकते हैं इन चीज को, रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में अगर आप कहीं लिख रहे हैं। विच सैटेलाइट डिड इसरो लॉन्च फॉर ओशन ऑब्जर्वेशन इन अप्रैल 25, ठीक है। तो ये ओशन सैट जो है 3 है, ठीक है। बाकी नाम से ही आपको पता है कि ओशन के टेम्परेचर है वो ओशन और जो भी पैरामीटर्स है मॉइस्चर है इन चीजों के लिए वो चीज किया गया, ठीक है। विच इंडियन सैटेलाइट लॉन्च जल शक्ति अभियान, ठीक है। ये राजस्थान, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट फॉर कंप्लीशन हम इसको बता रहे हैं। हु वॉन दी 2025 आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप, ठीक है, ये भी आप लोग को पता होगा, ये इंडिया। विच मेट्रो बिकम द फर्स्ट टू यूज हाइड्रोजन पावर ट्रेन, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन पावर ट्रेन जो है आपका अहमदाबाद में है, ठीक है। ये जो है आपका हम अहमदाबाद में जो मेट्रो है वो आपका ये लॉन्च किया हाइड्रोजन पावर ट्रेन। अभी हम लोग एक हाइड्रोजन से संबंधित एक और चीज चर्चा कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया से एग्रीमेंट हुआ है, तो दोनों चीज ध्यान रखिएगा, जो एग्रीमेंट वाला है वो ऑस्ट्रेलिया है और जहाँ लॉन्च वाला है वो अहमदाबाद है। इंडिया फॉरेक्स रिजर्व किस, ठीक है, तो ये फॉरेक्स रिजर्व जो है 650 पे ऊपर गया, तो ये आपको डेटा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। डेटा आप मेंस में ये वेरिएबल्स होते रहेगा, आप उसको देख लीजिएगा, तत्काल वो जरूरत है। तत्काल प्रीलिम्स के हिसाब से आपको ध्यान रखना है कि फॉरेक्स रिजर्व अगर बढ़ता है घटता है तो उससे क्या दिक्कत। देखिए जो आरबीआई क्या करता है ना, आरबीआई है इसका क्या काम है, मार्केट में अगर मल्टीपल काम में से देखिएगा तो एक काम अगर सपोज कीजिए महंगाई रोकना है, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी के तहत क्या करता है, मौद्रिक नीति के तहत क्या करता है, महंगाई रोकता है। साथ ही इसका यह भी काम है कि जो रुपीज है, मान ली सपोज कीजिए डॉलर है और रुपीज है, इसमें आप देखते होंगे आए दिन न्यूज में रहता है कि रुपीज जो है स्लाइड कर रहा है, नीचे जा रहा है या जो है मजबूत हो रहा है। तो आरबीआई का यह काम नहीं है कि स्लाइड कर रहा है या ऊपर जा रहा है, ठीक है। मेन इसका क्या काम है, एक मिनिमम स्टेबिलिटी मेंटेन है। मतलब ऐसा नहीं हो कि 80 रुपया आज है, $1 का वैल्यू 80 रुपया है, अगला दिन 85 हो जाए, समझ रहे हैं। ये जो आपका स्टेबिलिटी बना के रखना आरबीआई का काम है, ठीक है। कि मतलब ऐसा नहीं हो कि आज 80 है कल 85 हो जाए, अगला दिन 90 हो जाए, फिर अगला दिन 75 हो जाए। तो ये कैसे करता है, अब सपोज किया जाए, हालांकि इकोनॉमी के क्लास में ज्यादा डिटेल से आपको बताएंगे, पता क्या, सपोज किया जाए कि अचानक डॉलर का डिमांड मार्केट में बढ़ गया। अब सप्लाई डिमांड पर देखिए इकोनॉमिक चलता है, ठीक है। अब अचानक डॉलर का डिमांड बढ़ गया तो उस समय रुपी क्या होगा, रुपी अगर जिस चीज का डिमांड बढ़ेगा वो महंगा हो जाएगा। तो अगर सपोज कि 80 रुपया है तो ये फिर 85 गिर जाएगा। वही उल्टा हो सकता है, कभी कभी अगर डॉलर का डिमांड कम हो जाए तो रूपी मजबूत हो सकता है। अब देखिए इससे इम्प्लीकेशन क्या है, आप सपोज कीजिए कि रूपी ज्यादा सस्ता होता है, ठीक है, रूपी यानी कि गिरता है, तो होगा क्या, ये एक्सपोर्टर के लिए हेल्पफुल होता है, यानी जो निर्यात कर रहे हैं उनके लिए फायदेमंद होता है। होता क्या, सपोज किया जाए कि $1 में अभी 80 है फिर 85 हो गए, तो ये क्योंकि जो फॉरेनर्स है उनको सस्ता दिखेगा, इसलिए उन चीजों का उस समय आपका सप्लाई बढ़ जाता है, इसलिए एक्सपोर्टर्स के लिए बढ़िया होता है और इंपोर्टर के लिए जस्ट रिवर्स उस समय है। आप समझ गए इस बात को। तो ये आपका प्रीलिम्स में ये ध्यान रखना है कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या, इस तरीके का आपको क्वेश्चन जो है आपको पूछा जाता है, ठीक है। कि रुपीज स्लाइड होता है तो एक्सपोर्टर के लिए फायदा है, या अगर स्ट्रॉन्ग होता है तो किसके लिए फायदा है, इसलिए आपको ये कंसेप्ट बताया। और देखिए फायदा इससे क्या है कि अभी जो पूरा आप देख रहे हैं कि ट्रंप के आने के बाद कितना मार्केट अनस्टेबल है, तो हमारे पास अगर सपोज के लिए जितना फॉरेक्स रिजर्व रहेगा उतना में हम कंट्री के लिए बढ़िया है, क्योंकि हमको जो बाहर से चीज लाना है उसके लिए मेरे पास जितना रिजर्व रहे उतना हम स्टेबल है मेरा उस तरीके से तो ठीक है। तो फॉरेक्स रिजर्व होना एक अच्छे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी का पहचान है, यानी इंडियन इकोनॉमी जो है मजबूत हो रहा है, ये आपको इससे दिखा रहा है। क्योंकि सपोज कीजिए कि डॉलर का डिमांड आपका बढ़ गया, तो आरबीआई क्या करता है, मेंटेन करने के लिए वो अपने रिजर्व में से कुछ डॉलर मार्केट में आपको लॉन्च कर देगा या अब रिलीज कर देगा, तो उसके कारण क्या हुआ, सप्लाई डिमांड मेंटेन हो गया। अब कहीं पर क्या होता है कि उसी तरीके से रुपीज अगर मजबूत होने लगा तो यहां से क्या होता है, वो वापस कुछ डॉलर आरबीआई अपने जो बॉक्स है उसमें रख लेता है अपने रिजर्व में।
यानी आरबीआई के पास जो रिजर्व होता है, जो है, उनका यूज वो कैसे करते हैं, मार्केट में को भी जो है रुपीज और डॉलर का एक्सचेंज रेट को मेंटेन करने के लिए भी करते हैं। तो ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। बाकी इकोनॉमिक्स का जब क्लास होगा तब पूरा शुरू से बताएंगे, तो ज्यादा जिनका थोड़ा भी पढ़ा हुआ होगा उनको समझ में आ गया होगा। ठीक है। विच कंपनी बिकम इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल, ठीक है, तो रिलायंस है, इसमें कुछ ज्यादा समझाने के लायक नहीं है। हु इज द करेंट चेयरपर्सन ऑफ सेबी, ठीक है, तो पहले ये है वन लाइनर है, ये आप लोग जो है माधवी पुरी बुझ करके है, तो आप ध्यान रख लीजिएगा सेबी का जो है अभी वर्तमान चेयरमैन वो है। ठीक है। इंडिया फर्स्ट एआई पावर्ड कोर्ट असिस्टेंट, ये कहाँ हुआ है, गुजरात में। देखिए अभी हो क्या रहा, एआई असिस्टेंट का क्या काम है कि ये सपोज कि ये कोई जज है या वकील है, एडवोकेट है, एडवोकेट को सपोज कीजिए किसी केस में पेश करना है, कोई केस लड़ रहा है और उससे संबंधित प्रीवियस जितना जजमेंट है पता करना है, तो तुरंत वो एआई असिस्टेंट की मदद से प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, जज भी को भी कोई चीज देखना है तो वो एआई असिस्टेंट की मदद से देख सकते हैं प्रीवियस क्या क्या जजमेंट हुआ। इससे फायदा क्या होगा कि जजमेंट कंसिस्टेंसी रहेगा। बहुत बार देखते हैं कि कभी कभी हाईकोर्ट में उसी सेम चीज पे अलग तरीके का फैसला हो जाता है, कभी किसी अलग तरीके का फैसला हो जाता है, तो इससे क्या होगा ना कि वो कंसिस्टेंसी मेंटेन होगा कि नहीं पूर्व में इस तरीके का चीज हुआ है, तो एक ह्यूमन एरर का भी जो संभावना रहता है वो कम होगा। उसी तरीके से जो वकील जो वहां फाइट कर रहे हैं, जो अपना पक्ष रख रहे हैं, वो सारे वो प्रीवियस बातों को रख सकेंगे जो पूर्व में हुआ, क्योंकि उनके पास वो एआई का टूल्स का यूज करके सारा डिटेल्स आ गया और उसका वो नरेट कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि बेहतर आपका ट्रायल हो सकता है, बेहतर आर्गुमेंट वकील के द्वारा किया जा सकता है और बेहतर जजमेंट का क्वालिटी जो है जज के द्वारा दिया जा सकता है। साथ ही कम समय में जजमेंट में बहुत बार देखिएगा कि ऑर्डर पर चला जाता है और 6 महीना के बाद जजमेंट का कॉपी आता है, तो ये चीजें नहीं हो सकेगा। आप आज ऑर्डर पर जाएगा, आप 2 दिन 4 दिन के बाद आप जो है उस जजमेंट आपको आसानी से मिल जाएगा। तो जजमेंट जो है आप कह सकते हैं जस्टिस डिलीवरी में आपको बहुत हेल्प मिलेगा एआई की मदद से। तो ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट चीज है, महाराष्ट्र में फर्स्ट जो है एआई। उसी तरीके से कहीं आप अगर जुडिशियरी के बारे में लिखते हैं तो ये सब आप एग्जाम्पल्स में लिख सकते हैं। ठीक है। विच इंडियन स्टेट बिकम फुल्ली वैक्सीनेटेड अगेंस्ट मीसल्स, ठीक है, ये आपका जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उसमें से एक मीसल्स भी रहता है। ठीक है। बाकी आप लोग के लिए दे रहे हैं कि जो इंडिया का वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलता है उसमें कितना कौन कौन डिजीज कवर होते हैं और कौन कौन सा डिजीज से इंडिया जो है कंप्लीटली जो है एलिमिनेट कर चुका है, जिसको घोषित कर दिया। कभी कभी पूछता है कि भारत कौन कौन सा डिजीज को से मुक्त अपने आप को घोषित किया था, ये थोड़ा सर्च आउट कीजिएगा, नहीं तो कभी हम आगे आपको डिटेल्स में कभी बताएंगे। तो तत्काल इसको ध्यान रखिए, सिक्किम अपने आप को मिसल्स फ्री घोषित किया है। ठीक है। आज के लिए हम लोग इतना ही एंड करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करते हैं कि प्रेजेंटेशन लास्ट क्लास के तुलना में अच्छा हुआ होगा और आगे हम लोग और कोशिश करते रहेंगे इम्प्रूव करने का। आप लोगों से रिक्वेस्ट है लास्ट क्लास के तहत जैसे हम लोग रिक्वेस्ट किए थे उसी तरीके से कि आप लोग अगर कंटेंट ठीक लग रहा है तो प्लीज आप कमेंट कीजिए और नहीं तो कुछ सुधार चाहिए तो वो भी कमेंट कीजिए। ठीक है, ताकि हम अगर आप लोग के बीच आके इतना समय दे रहे हैं तो उसका कुछ फायदा आप लोगों को ही मिल सके। ठीक है। दूसरा, आप इसको अधिक से अधिक लोगों के बीच शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो हम यहाँ आप बताना चाह रहे हैं वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। दूसरा, एक करेंट आपका एडिटोरियल भी रहेगा तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं। ठीक है। डेली एक करंट अफेयर्स का हम लोगों का आएगा, आपका 50 MCQ आएगा प्लस एक इंपोर्टेंट टॉपिक पर डिटेल डिस्कशन के साथ आएगा। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है कमेंट कीजिएगा ताकि हम इन चीज़ों को सुधार सके। हमको जो कमी दिख रही है वो हम अपने साइड से कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू।